बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो लेक्चर देंगे सीआरपीसी या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये देखिए आपके पूरे जो लॉ गेट का सिलेबस है, मैं समझता हूँ कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट है, जिसके अंदर जो है वो 10 अपना मार्क्स हैं, क्योंकि 10 मार्क्स इसमें पीपीसी की आती हैं, 10 इसकी आती है और थोड़ा लंबा है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपका वो सब्जेक्ट है, क्योंकि अक्सर इसको लोग थोड़ा सा स्किप करने का या ऐसे सोच रहे होते हैं। लेकिन इसकी सबसे अहम बात ये है, मैं कहूँगा स्किप ना करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है। और आपके क्योंकि अगर आप जैसे हम सिंध से ताल्लुक़ रख रहे हैं और अगर हम जो है वो एक्सेप्ट कराची, पूरे सिंध के अंदर जितने भी इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन प्रैक्टिस जो है वो क्रिमिनल साइड पे ज़्यादा है और ये सीआरपीसी जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इसको मैं समझता हूँ कि समझना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और सिर्फ ये सोच करके 10 मार्क्स का ना करना चाहिए, क्योंकि फील्ड में बहुत अहम है। अगर आप कल को मैजिस्ट्रेट बनते हैं या यहाँ पर फील्ड में आते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आना भी चाहिए और इसकी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अहम है। दो आप समझते हैं इसके अंदर 11 चैप्टर्स हैं जो हमें करने हैं। 1 है, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 31 और 39, ये सारे चैप्टर्स हैं जिसको हमने जो है वो कवर करना है। चैप्टर 1 में जो है सेक्शन 1 to 5 तक है, उसमें जो है वो हमें समझना है कि क्या है क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आपको अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करें। आज का लेक्चर हमारा ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि सीआरपीसी क्या है और बाकी फोकस करेंगे कि इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, क्योंकि डेफिनेशन से सवाल भी आता है और डेफिनेशन ही बेसिकली आपकी अहम चीज़ होती है किसी भी उसको समझने के लिए लॉ को। तो अब इसमें पहली तो ये है कि इसका नाम जो है, क्योंकि आपको पता है डेफिनेशन सबसे पहले तो कोड के हवाले से आती है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। और ये कब कमेंस हुआ? 1 जुलाई 1898। उससे इसका जो है वो हुआ और पूरे पाकिस्तान पर जो है ये एप्लीकेबल है। और इसका जितना भी जो तरीक़ेकार है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो है ये प्रोसीजर, जहाँ से हमें पता चलता है कि इट्स अ प्रोसीजरल लॉ। जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट्स के अंदर, वो आपकी जो है वो सीआरपीसी के तहत होती है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं, और आम जबान में इसको सीआरपीसी कहते हैं। तो उसके तहत वो होती है। लेकिन बिसाइड्स बीइंग अ प्रोसीजरल लॉ, इसके अंदर जो एक वो चीज़ है वो है आपका कि ये सब्सटेंटिव लॉ भी है। सब्सटेंटिव लॉ वो होते हैं जिसके अंदर आपकी कोई पनिशमेंट्स जो है वो डिफाइंड हो। तो इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें पनिशमेंट भी जो है वो डिफाइन कर रही है। लाइक आपके जैसे भी बॉन्ड्स वाले सेक्शन है, जैसे 107 वाले जो मैजिस्ट्रेट के पास इख्तियार आते हैं, 133 है, या फिर आप चले जाते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। तो ये जो इख्तियारात इसके पास मौजूद हैं सीआरपीसी के अंदर, तो ये इख्तियारात बताते हैं कि सीआरपीसी में जो है दोनों चीज़ें, प्रोसीजर लॉ भी है और सब्सटेंटिव लॉ भी है। तो इसके अंदर हम जो है वो दोनों चीज़ें मौजूद है। फिर आपका जो है सबसे अहम जो है वो सेक्शन 4 है इसके अंदर, जिसके अंदर डेफिनेशंस हैं। 1 मैंने आपको बता दिया और बाकी आपके उसमें लॉ गेट में इतना अहम नहीं है। बाकी आपका 4 इसके अंदर जो डेफिनेशंस है ये बहुत अहम है। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल वो होता है जिसको जो है गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, स्टेट जो है वो अपॉइंट करते हैं अपने हिसाब से, और वो एडवोकेट पूरे प्रोविंस के ऊपर एक होता है। अब इसके अंदर क्या होता था, पहले सिर्फ एक एडवोकेट जनरल ही होता था। फिर अब इसके अंदर दो चीजें, एक होता है एडवोकेट जनरल, एक होता है प्रोसिक्यूटर जनरल। जितने भी आपके क्रिमिनल के केसेस हैं उसमें जितने भी प्रोसिक्यूटर्स हैं वो सारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अलग से एक डिपार्टमेंट बन गया है, उनको जो है वो हेड करते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। फिर वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। फिर एडीपीपीज होते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये एक अलग से जो है वो इनकी हायरार्की है, जिसमें जो है वो होता है, वो जो भी प्लीडर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट को एज अपॉइंट करती है प्रोविंस पर। दूसरा होता है आपका बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब इसमें कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल भी है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल यहाँ पर नहीं है डेफिनेशन में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझा दूँ, समझ में आ जाए। बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस।
अक्सर लोग कहते हैं जी, जो नहीं समझते जी, नॉन बेलेबल ऑफेंस में शायद बेल नहीं मिलती है, कोर्ट में से नॉन बेलेबल है और बेलेबल है मिलती है। बेलेबल ऑफेंस वो है जिसके अंदर आपको शख्सी जमानत पर पुलिस ऑफिसर जो है उस वक्त जो है वो आपको छोड़ सकता है। दैट्स योर राइट, बेल इज योर राइट। इसमें आपको कोई भी बेल रिफ्यूज नहीं कर सकता, या मैजिस्ट्रेट या फिर अपना पुलिस ऑफिसर जिसने आपको रखा है। बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने का हालांकि उनको इख्तियार नहीं है, सिर्फ ये है कि उससे श्योरिटी लेके उसको छोड़ देना है। बेल उसका राइट है और उसको श्योरिटी लेके उसको छोड़ देना है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो है वो उसको छोड़ने का इख्तियार ऐसे नहीं है। उसमें अनटिल अनलेस या तो कोई ऐसी चीज हो कि उसके खिलाफ एविडेंस ना हो तब छोड़ा जाए, या फिर वो ऐसे ग्राउंड्स बताए जिसमें उसका बेल जो है वो बन सके। लेकिन उसमें बेल उसका मैटर ऑफ राइट नहीं होता। बेलेबल ऑफेंस में मैटर ऑफ राइट होता है, भले कुछ भी हो उसके खिलाफ, लेकिन क्योंकि बेलेबल है दैट इज मैटर ऑफ राइट। नॉन बेलेबल में एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। फिर वो अब फर्दर ग्राउंड्स आते हैं कि जी बेल के ग्राउंड्स बनते हैं नहीं बनते हैं, केस में क्या लेको नाज़िर। ऐसे मर्डर केस जो होते हैं, मिसाल दे रहा हूं आपको, हीनियस ऑफेंसेस है या जितने भी हीनियस ऑफेंसेस है नॉन बेलेबल, उनमें भी बेल हो जाती है। ये कहना कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट गलत है। बेल हो जाती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको जब हम 497 सेक्शन पढ़ेंगे तो फिर जब उसके हम प्रोविजोस पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह हम इस चीज को कवर करेंगे कि व्हाट आर द ग्राउंड्स और बेल कैसे मिलती है। लेकिन नॉन बेलेबल का मकसद ये है कि बेल मिल सकती है लेकिन मैटर ऑफ राइट नहीं है, और बेलेबल ऑफेंस वो है जिसमें आपका बेल राइट है। चार्ज चार्ज जो है वो बेसिकली जिसको फर्द जुर्म कहा जाता है, जो एक फ्रेम की जाती है ट्रायल के अंदर, एक एक्यूज को जो है बताया जाता है कि जी आपके खिलाफ क्या इल्जामात हैं, और उसमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि जी कौन सी तारीख पे किस जगह पर क्या जो है आपने ऑफेंस किया, क्या आपका अमल था, कैसे था। वो उसको जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जो है उसकी ऑफेंस की जो उसको बताई जाती है, वो फिर कबूल करे या ना करे वो एक अलग सवाल है, लेकिन उसके ऊपर जो ब्रीफ हिस्ट्री होती है वो होती है उसके खिलाफ चार्ज। कॉग्निजेबल ऑफेंस या केस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसको कहते हैं काबिले दस्त अंदाजी, और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नाकाबिले दस्त अंदाजी। इसका मकसद ये है कि कॉग्निजेबल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है बगैर किसी परमिशन के या वारंट के। पुलिस बगैर किसी परमिशन या वारंट के अरेस्ट भी कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन भी केस की शुरू कर सकती है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस तफ्तीश शुरू नहीं कर सकती जब तक के मजिस्ट्रेट साहब से वो उनको परमिशन ना मिले। कंसर्न मजिस्ट्रेट जब तक उनको इजाजत नहीं देंगे या वारंट नहीं देंगे तो ना वो अरेस्ट कर सकते हैं, ना ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीजों में कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल कह रहा था जो यहाँ पर नहीं है। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें आप आपस में बन सकते हैं। नॉन कंपाउंडेबल वो होते हैं जिसमें आप बन नहीं सकते, जिसके अंदर आप आपस में मतलब कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड कंपाउंडेबल ऑफेंस में अगर चाहे तो रजामंदी कर सकते हैं, या उसके जो वर्षा हैं जो एग्रीव्ड हैं जिनको हक है कानून में कंपाउंड करने का, वो चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल में कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जब पर्सनल क्राइम होता है तो उसको कंपाउंडेबल कहा गया है कानून में, जो स्टेट के अगेंस्ट में, पब्लिक के अगेंस्ट में जनरल क्राइम होता है उसको नॉन कंपाउंडेबल कहा गया है। मिसाल बता रहा हूं मैं आपको, चोरी एक छोटा ऑफेंस है, सजा भी कम है उसकी। खून एक बहुत बड़ा ऑफेंस है जिसकी सजा सजाए मौत है। चोरी की सजा 3 साल, खून की सजा सजाए मौत। मर्डर जो है हमारे पास कंपाउंडेबल ऑफेंस है, सजा की बुनियाद पर नहीं, क्योंकि वो पर्सनल हुआ था, जाती दुश्मनी के तहत किया गया, वो कोई स्टेट क्राइम नहीं था। तो उसके जो वर्षा है वो कंपाउंड कर सकते हैं, वो रजामंदी कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। चोरी चूंकि खास किसी एक बंदे की नहीं होती, चोरी स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है, आज इसकी हुई कल किसी और की होगी, परसों किसी और की करेगा, इसलिए उसमें जिसकी चोरी हुई है उसको भी हक नहीं है कि वो उसको कंपाउंड कर सके। फिर आ जाते हैं अपना कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट वो होता है जो कोई भी केस इंफॉर्मेशन जाकर देता है, जिसकी शुरुआत करता है पुलिस स्टेशन पे जाके और अपनी इंफॉर्मेशन देता है, उसको कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मर जो होता है उसको कहते हैं कंप्लेनेंट। ये फला कंप्लेनेंट है, इसने आके जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर की, फिर वो राइटिंग में दे, ओरल दे, मजिस्ट्रेट को दे या पुलिस स्टेशन को दे। तो कंप्लेनेंट जो है वो किसी भी केस का जो फरियादी होता है उसको कहते हैं। हाई कोर्ट
क्योंकि हम ये अपना पढ़ चुके हैं हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हर सूबे के अंदर जो बड़ी कोर्ट होती है सबसे, वो हाई कोर्ट होती है। बाकी कोर्टें जो है उसके अंडर होती हैं, सारी कोर्टें उसकी सबऑर्डिनेट होती हैं। सूबे की सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट होती है। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, अक्सर ये सवाल आते हैं कि इंक्वायरी क्या है और इन्वेस्टिगेशन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इंक्वायरी आपकी जो है वो होती है जो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करे लेकिन ट्रायल ना हो। ये बात समझनी है आपने ना। एक होता है ट्रायल, जो प्रॉपर ट्रायल होता है। दूसरा, अगर ट्रायल नहीं है लेकिन कोर्ट इंक्वायरी कर रही है या मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है, उनको इख्तियारात हैं कुछ सेक्शन में वो पढ़ेंगे, तो वो होती है इंक्वायरी। लेकिन जो तफ्तीश मैजिस्ट्रेट ना करे, या तो पुलिस ऑफिसर करे या मैजिस्ट्रेट किसी को ऑथोराइज करे टू कलेक्ट द एविडेंस, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। मैजिस्ट्रेट ना करे, या तो वो पुलिस ऑफिसर करे या जिसको मैजिस्ट्रेट अथोराइज करे वो करे, तो वो होती है इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल प्रोसीडिंग, वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑन ओथ एविडेंस ली जाए। सिंपल, जिस प्रोसीजर के अंदर ऑन ओथ एविडेंस ली जाए उसको कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और मैजिस्ट्रेट जो है वो कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या स्पेशल मैजिस्ट्रेट, जैसे सेक्शन 12 और 14 में बताए गए हैं, वो आपके इंक्लूडेड होते हैं मैजिस्ट्रेट के लिए, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो सेक्शन 12 और 14 के अंदर है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको बता चुका हूं। ऑफेंस, कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन, कोई ऐसा अमल करना या कोई ऐसा अमल ना करना, जानबूझ के छोड़ देना, जो कानून के अंदर जुर्म के ज़मरे में आता हो, उसको ऑफेंस कहते हैं। कि जी इसको ये अमल करना था या इसको ये अमल नहीं करना था। जैसे किसी ने चोरी कर दी, डकैती कर दी, ये जितने भी मामलात हैं ये ऑफेंस है। या किसी को, मिसाल कोई एक्ट था ऐसा क्रिमिनल एक्ट, वो उसको कोई चीज रोकनी थी, फाटक था जैसे, उसने बंद नहीं किया, करना था लेकिन नहीं किया। कोई उसकी ड्यूटी थी जो उसने नहीं दी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर दी, दोज आर द ऑफेंसेस। फिर वो अगर ऑफेंस है उससे कोई होता है तो वो उसका ओमिशन भी जो है वो ऑफेंस करेगा। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, नॉर्मली जो है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको हम SHO कहते हैं, वो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का। लेकिन अगर वो बाहर गया हुआ है तो जो भी थाने पर ऑफिसर मौजूद है जिसने अपनी एंट्री कर दी है रोजनामचे के अंदर, वो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का। भले SHO ना हो उस वक्त, उसकी गैर मौजूदगी में जो भी वहां पर ऑफिसर मौजूद है एज अ ड्यूटी ऑफिसर, जो भी ड्यूटी ऑफिसर मौजूद होगा, ही इज द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। प्लेस, प्लेस से मतलब जगह, कोई भी घर, कोई भी ऐसी आपकी ड्वेलिंग हाउस है और एनीथिंग, टेंट, ये वो जितनी भी जगह हैं वो सारी आपकी प्लेस के अंदर कवर हो जाती है। फिर आपका आता है प्लीडर। प्लीडर में जो है वो डेफिनेशन दी हुई है कि भाई कोई भी मुख्तार, एडवोकेट, वकील, अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट, ये सारे, या फिर जिसको कोर्ट परमिशन दे केस चलाने की। ये बड़ा अहम सेक्शन है। अक्सर जो इनरोल्ड एडवोकेट नहीं होते, अगर वो केस चलाना चाहते हैं कोई क्रिमिनल का, तो वो 4R CRPC के अंदर जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट को। अगर कोर्ट समझती है कि इसको इतनी नॉलेज है, केस चला सकता है, तो भले वो वकील ना हो, भले उसके पास लाइसेंस ना हो, भले वो LLB ना हो, लेकिन अगर कोर्ट समझती है तो उसको परमिशन दे सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। या LLB हो, लाइसेंस ना हो उसके पास, तो 4R के अंदर जो है वो। पुलिस स्टेशन, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन जो है वो डेजिग्नेट कर दे किसी भी एरिया को कि जी ये हमारा पुलिस स्टेशन है, इसकी ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, ये हुदूद है इसकी, और ये जो चीज़ है, ये फला बिल्डिंग या फला जो है, इसको हमने एज अ पुलिस स्टेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है बाय द नोटिफिकेशन। वो ऑफिशियली प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, इत्तफाक से एडवोकेट जनरल में जो भी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट अपीयर होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल केसेस जितने भी होते हैं सेक्शन 492 के अंदर जो है ये अपॉइंट होते हैं CRPC के तहत। और जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनका जो हेड होता है, इंचार्ज होता है ऑन द कंप्लेनेंट साइड, क्योंकि स्टेट केसेस होते हैं, आप देखेंगे उसका टाइटल ही द स्टेट वर्सेस समथिंग होता है। तो क्यों होता है? दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं आपके
प्राइवेट कंप्लेंट्स वो भी हम 204 में जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बता देंगे। दूसरे होते हैं स्टेट केसेस जो एफआईआर के थ्रू होते हैं, जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जितने भी स्टेट केसेस हैं एफआईआर के तहत, उन सब का जो हेड है, इंचार्ज है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। क्योंकि कंप्लेनेंट की तरफ से पब्लिक कंप्लेनेंट चाहे तो प्राइवेट वकील कर सकता है, लेकिन वो भी उसको असिस्ट करेगा। फिर वो 493 सीआरपीसी के अंदर है। तो 492 सीआरपीसी के तहत जो सरकार जिसको अपॉइंट करती है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाजमी नहीं कि हमेशा के लिए ही वो सरकारी वकील हो, स्पेशली भी अपॉइंट किए जाते हैं। कभी कभी किसी केस के अंदर कोई ऐसा केस है जिसमें सरकार समझती है कि हमें जी किसी भी वकील साहब को एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है, तो वो बाय द नोटिफिकेशन उसको कह सकते हैं और वो उस पर्टिकुलर केस के लिए जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। सिर्फ उस केस के लिए भी हो सकता है। एक तो जर्नल है जो बाय द वर्च्यू ऑफ देयर जॉब काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर किसी प्राइवेट काउंसिल को भी किसी पर्टिकुलर केस के लिए एंगेज करना चाहे सरकार, तो 492 में उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है और सारे केस का इंचार्ज जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। सब डिवीजन तो सिंपली आपकी जो एरियाज है, क्योंकि इस वक्त तो हमारे पास वो नहीं हो रही इम्प्लीमेंट, क्योंकि उस वक्त सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, एसडीएम जिसको हम कहते थे, इस वक्त नहीं है। तो ये इतनी आपके काम की भी नहीं है। बस आप ये समझ लें कि जो एरिया होता है डिवाइड किया हुआ, डिविजन्स के साथ सब डिवाइड किया हुआ है, तो सब डिवीजन उस एरिया को जो उसकी लिमिट्स दी हुई होती हैं वो है। तो आज हमने जो है वो डेफिनेशंस की है इसमें। फिर इसका बाद सेक्शन 5 है जिसके अंदर आपका जो है वो ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर दी कोड है, जो है इसके जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका जो ट्रायल होता है वो मैजिस्ट्रेट जो चला रहे हैं या जो भी कोर्ट चला रही है, इस प्रोसीजर के तहत उसका एक पूरा मैकेनिज्म है कि जी ट्रायल चलेगा कोर्ट के अंदर। फिर ट्रायल अगर मैं आपको वैसे बता दूं, हालांकि आपके सेक्शन में तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ट्रायल आपका स्टार्ट होता है आफ्टर सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 173, जिसको हम आम जबान में चालान कहते हैं। एफआईआर होती है, पहले हम पढ़ेंगे सारा 154 में, फिर एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर अगर पुलिस ने उसको चालान कर दिया जिसको हम फाइनल रिपोर्ट, लीगली तो फाइनल रिपोर्ट होती है 173 में, लेकिन हम उसको स्लैंग में चालान कहते हैं। उसके बाद कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगी या नहीं लेगी। अगर कॉग्निजेंस लेती है तो आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल कैसे शुरू होगा कि वहां से स्टार्टिंग होगी। पहला जो काम होता है उसके अंदर पहले सप्लाई ऑफ दी कॉपीज होती है जो एक्यूज को दी जाती हैं, उसके खिलाफ जो भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। फिर उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होता है जिसको फर्द जुर्म कहा जाता है कि भाई तुम्हारे ऊपर ये चार्ज है, या तो वो प्लीड गिल्टी करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो कोर्ट उसको वही सजा दे सकती है, नहीं करता है तो कोर्ट ट्रायल चलाएगी। करने की सूरत में भी अगर कोर्ट समझती है कि इसने फेयरली या वो नहीं किया है ऑनेस्टली प्लीड गिल्टी, तब भी ट्रायल चला सकती है, सजा भी दे सकती है, ट्रायल भी चला सकती है। लेकिन अगर नहीं करता तो कोर्ट ट्रायल चलाएगी। चार्ज से आपका जब सिलसिला शुरू होगा तो फिर आपके जितने भी विटनेसेस होते हैं उनकी डिपोजिशंस होती हैं, उनकी एविडेंस रिकॉर्ड होती है। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन, ये 3 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद जब वो साइड अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो साइड क्लोज करती है प्रोसिक्यूशन, फिर डिफेंस साइड खुलती है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होता है। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज में या तो वो ऑन ओथ देगा या ओथ पे ना दे, दैट्स अ चॉइस विद द एक्यूज। पूरे लॉ के अंदर बहुत सारी चीजें, बस सेक्शन से अगर हम कहीं निकले या मैं हो सकता है कहीं और भी निकल जाऊं, क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी यूजफुल। तो हो सकता है मैं कुछ मजीद चीजें भी आपके सिलेबस से आगे भी इसमें ऐड करता जाऊं जो आपको काम जरूर आएंगी। तो उसके अंदर जो है वो ऑन ओथ भी दे सकता है या विदाउट ओथ। 340 के अंदर जो है सीआरपीसी के तहत वो ऑन ओथ है, या 342 के अंदर बगैर ओथ के जो है वो स्टेटमेंट कर सकता है, दैट इज हिज राइट। वो चाहे तो अपनी डिफेंस एविडेंस में जो है किसी को भी बुलवा सकता है, खुद पेश कर तब भी ठीक है, या कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी आप इनको बुलाएं एज अ माय डिफेंस विटनेस, तो वो आएंगे। फिर डिफेंस विटनेस के बाद जो है आपका दोनों साइड जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं। अगर डिफेंस एविडेंस लीड होती है तो पहले एक्यूज साइड आर्ग्यू करती है, अगर डिफेंस एविडेंस नहीं ली गई तो प्रोसिक्यूशन जो है वो करती है आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद जो है आपका जजमेंट आती है, जो आपका ट्रायल कंक्लूड हो जाता है आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। तो ये सिलसिला है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सीआरपीसी के जो आपके कोर्स में 5, 7, 8, 10, 11 ये सारे इंशाल्लाह
कोशिश करेंगे कि जितना उसको अच्छे से और जितना उसको ब्रीफली समझा सकें। और इस हवाले से अगर किसी को कोई सवाल हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।